हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 2021-22 का जो बजट प्रस्तुत हुआ है 1 फरवरी 2021 को, उसका एनालिसिस देखने जा रहे हैं। ये एनालिसिस का सेकंड वीडियो है। इसका फर्स्ट वीडियो कल आया था, यदि आप नहीं देखे जाकर ज़रूर देखें। आज हम लोग को यहाँ से एनालिसिस करना है पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। तो पढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मेजर पोर्ट्स विल बी मूविंग फ्रॉम मैनेजिंग देयर ऑपरेशनल सर्विसेज ऑन देयर ओन टू मॉडल विद अ प्राइवेट पार्टनर विल मैनेज इट फॉर देम। तो कुछ पोर्ट को जो है एक तरीके से प्राइवेट हाथों में देने के लिए सोचा जा रहा है। इस पर्पज़ के लिए 7 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका जो कॉस्ट आएगा लगभग 2000 करोड़ आएगा। और पब्लिक पार्टनरशिप पे, मतलब पीपीटी जो होता है, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे इसको चालू किया जाएगा। अ स्कीम टू प्रमोट फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स इन इंडिया विल बी लॉन्च्ड। तो मर्चेंट शिप्स को फ्लैग करने के लिए मतलब कि मर्चेंट शिप को फ्लैगिंग को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया जाएगा। बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू सपोर्ट इंडियन शिपिंग कंपनी इन ग्लोबल टेंडर बाय फ्लोटिंग मिनिस्ट्री एंड सीपीएसई। इतने एक अमाउंट जो है 1624 करोड़ का प्रोवाइड किया जाएगा इसके लिए 5 साल में। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया हैज इनेक्टेड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019। एक शिप एक्ट 2019 में आया था। इसके तहत जो है यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे होंगे, हांगकांग कन्वेंशन। तो हांगकांग कन्वेंशन किस बात के लिए है? तो जो सेकेंड हैंड शिप होता है उसको हैंडल किस तरीके से किया जाए, इसके लिए हांगकांग कन्वेंशन है। हांगकांग में जो कन्वेंशन हुआ था, है ना, हांगकांग एक जगह है, वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था। तो उसके लिए मतलब कि किस बात के लिए कन्वेंशन है? तो जो पुराने शिप हो जाते हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाए। यदि कोई देश पुराना शिप खरीद रहा है तो उसको किस तरीके से यूज करेगा, इसके लिए कन्वेंशन है। तो इस कन्वेंशन में जो भी इंडिया वहाँ पे एग्री किया कि हाँ हम ये बात को लागू करेंगे अपने देश में, उसी को जो है लागू करने के लिए रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट 2019 आया था। तो इसके तहत अराउंड 90 शिप रिसाइकलिंग यार्ड एट अलंग इन गुजरात के अलंग में 90 शिप रिसाइकलिंग यार्ड बनाया गया है पहले से, मतलब कि यहाँ पे हो गया है, काम चालू है। इसके अलावा और आगे भी बनाया जाएगा, है ना। एफर्ट्स विल मेड टू ब्रिंग मोर शिप्स टू इंडिया फ्रॉम यूरोप एंड जापान। तो ऐसा माना जा रहा है कि यूरोप और जापान से ज़्यादा शिप को यहाँ पे लाया जाए और रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन इतना कैपेसिटी तक लाया जाए 2024 तक। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट हैड केप्ट फ्यूल सप्लाई रनिंग अक्रॉस द कंट्री विदाउट इंटरप्शन ड्यूरिंग कोविड-19। तो लॉकडाउन के पीरियड में भी गवर्नमेंट जो है फ्यूल का सप्लाई पूरे देश भर में जारी रखा है बिना कोई इंटरप्शन के। इसके तहत क्या क्या किया गया है, कुछ इनिशिएटिव अनाउंस किया गया है। तो उज्ज्वला स्कीम विल हैज बेनिफिटेड 8 करोड़ हाउस होल्ड। उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिया गया, जिसको और 1 करोड़ और बढ़ाया जाएगा। वी विल एड 100 मोर डिस्ट्रिक्ट इन नेक्स्ट 3 ईयर एज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के रूप में जो है 100 डिस्ट्रिक्ट को अगले 3 साल में जोड़ा जाएगा। एक गैस पाइपलाइन बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। इसके अलावा एन इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर विल बी सेटअप फॉर फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बुकिंग ऑफ कॉमन कैरियर कैपेसिटी इन ऑल नेचुरल गैस पाइपलाइन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटिव ओपन एक्सेस बेसिस। तो एक इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा, जो गैस पाइपलाइन में, मतलब कि जो नेचुरल गैस जो पाइपलाइन के थ्रू जाता है ना, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको मेंटेन करेगा। आगे फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में बात किया जाए तो इसके तहत क्या है, कुछ लॉ को कंसोलिडेट करने की बात की गई है। कंसोलिडेट मतलब उसको सबको बना करके एक नया लॉ बनाया जाएगा। इट प्रपोज टू कंसोलिडेट द प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट 1992, डिपोजिटरी एक्ट 1996, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007। ये सब को जो एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड बनाया जाएगा। मतलब सबको मिलाकर के एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड बनाया जाएगा। इसके तहत जो भी प्रावधान है उसको हटा करके गवर्नमेंट जो है, जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, आप सर्च कीजिए गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। गिफ्ट सिटी जो है गुजरात में है, तो वहाँ पे जो है उसको और डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करेगी, है ना। वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब एट गिफ्ट सिटी। तो वर्ल्ड क्लास एक फिनटेक हब बनाया जाएगा, फाइनेंशियल टेक्निकल हब बनाया जाएगा गिफ्ट सिटी जो गुजरात में, वहीं पे उसके लिए गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग द पार्टिसिपेंट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ स्ट्रेस के समय में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में पार्टिसिपेट हो, लोग उसमें कॉन्फिडेंस दिखाएं। और सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी को इन्हेंस करने के लिए एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई है, उसके लिए एक संस्था बनाया जाएगा। आगे बढ़ते थे, द बजट 2018-19 गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड इट्स इंटेंट टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज इन द कंट्री। 18-19 के बजट में ही अनाउंस किया गया था कि गवर्नमेंट जो है एक रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज बनाएगी कंट्री में, जो अभी तक बना नहीं है। ऐसा उस समय अनाउंस किया गया था, लेकिन उसके बाद कोई बिल वगैरह उसके लिए नहीं आया। तो इस अब जो है उसके लिए कहा जा रहा है कि फॉर द पर्पस सेबी विल नोटिफाइड एज ए रेगुलेटेड एंड वेयर हाउसिंग। तो जो रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज बनेगा, मतलब जो गोल्ड एक्सचेंज बनेगा जिसका रेगुलेशन गवर्नमेंट करेगी, इसके लिए सेबी को नोटिफाई किया गया है। मतलब सेबी जो है उसका रेगुलेटर करेगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
है ना। तो सेबी जो है उसका रेगुलेटर होगी, उसका वेयर हाउसिंग का काम भी सेबी करेगी। डेवलपमेंट का काम भी वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी विल बी स्ट्रेंथन टू सेट अप अ कमोडिटी मार्केट इकोसिस्टम। तो जो है कि मतलब कहने का मतलब है कि एक गोल्ड एक्सचेंज मार्केट बनाया जाएगा जिसका रेगुलेशन सेबी के द्वारा किया जाएगा। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए टुवार्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन आई प्रपोज टू इंट्रोड्यूस एन इन्वेस्टर चार्टर, एक इन्वेस्टर चार्टर बनाया जाए ताकि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, है ना, उनके पैसे का प्रोटेक्शन हो, बाकी यदि कोई दिक्कत हो तो वहाँ से उनको सुविधा मिल सके। आगे है टू गिव अ फर्दर बूस्ट टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आई प्रपोज टू प्रोवाइड एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 1000 करोड़ टू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 1000 करोड़ और 1500 करोड़ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में डालने की बात की गई है। इसके अलावा आई प्रपोज टू अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट 1938, 1938 का इंश्योरेंस एक्ट है उसको अमेंड किया जाएगा। और वहाँ पे जो एफडीआई का लिमिट अभी 49% है, उसको एफडीआई के लिमिट को 74% बढ़ाया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि एफडीआई का लिमिट कहाँ से बढ़ाकर कितना किया गया है, तो 49 से बढ़ाकर के 74 किया गया है। और फॉरेन ओनरशिप को भी यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें है। आगे बढ़ते हैं तो स्टेट एसेट रिजोल्यूशन बाय न्यू स्ट्रक्चर, तो स्टेट एसेट जो होता है बैंक का, जो स्टेट एसेट होता है उसको किस तरीके से वसूल किया जाए, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसके लिए एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। दिस हाई लेवल ऑफ प्रोविजनिंग बाय पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ देयर स्टेट एसेट कॉल्ड फॉर मेजर टू क्लीन अप द बैंक बुक। तो जैसे बैंक बुक जो होता है उसको क्लीन करने के लिए, कहने का मतलब है कि जैसे बैंक का अपना जो चार्ट जो भी बही खाता उसका जो भी है आप बोल सकते हैं, उसमें मान लीजिए कोई पैसा स्ट्रेस एसेट के रूप में है, कहने का मतलब पैसा वसूल नहीं हो पाया है, तो जब वो तो बैंक क्या करती है कुछ दिन के बाद सारे इस तरह का जो पैसा है ये सारे कॉलम को हटा करके एक अलग पेज बना करके उसमें स्टेट एसेट को लिख देती है और इधर मतलब कि रजिस्टर में नो डिज दिखाया जाता है ना। तो इसी को बोलते हैं क्लीनिंग द बैंक बुक। तो यहाँ पे कहा कि हाई लेवल प्रोविजन बनाया जाए, हाई लेवल ऑफ प्रोविजनिंग बाय पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ देयर एसेट कॉल फॉर मेजर ऑफ क्लीन अप द बैंक बुक एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इसके लिए मतलब कि कैसे उसको मैनेज किया जाएगा जो स्ट्रेस एसेट है, तो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाया जाएगा और एसेट मैनेजमेंट कंपनी वुड बी कंसोलिडेटेड। ये दोनों जो है मतलब कहना अभी जो है एआरसी इस्टेब्लिश्ड है, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो अभी एग्जिस्ट है ना। इसको दोनों जो संस्था है उसको मर्ज करके, है ना, एक नया संस्था बनाया जाएगा जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बात करेगा, मतलब किस तरीके से ऋण को वसूल किया जाए। पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक और रिकैपिटलाइजेशन, तो एनपीए के कारण जो बैंक घाटे में चल रहे हैं उनमें 20,000 करोड़ रुपये डाला जाएगा। तो याद रखिएगा बस कि उसको जो है बैंकों को 20,000 करोड़ रुपया डाला गया है। आगे डिपॉजिट इंश्योरेंस, इसके तहत क्या है कि जैसे अभी आपका बैंक में पैसा है तो मात्र 1 लाख सुरक्षित है, कहने का मतलब कि यदि खाता में आपका 10 लाख रुपया है, आपके खाते में 10 लाख रुपया और बैंक किसी कारण से बंद हो जाती है, डूब जाती है, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपया मिलेगा, है ना। बाकी का 9 लाख आपका भी बैंक डूबने के साथ डूब गया। लेकिन अभी जो है अब क्या किया जाए कि उसको बढ़ा करके 5 लाख किया जा रहा है। पिछले साल भी इसके लिए प्रोविजन आया था बजट में, लेकिन कोई बिल वगैरह नहीं आया, तो फिर से इस बात को बोला गया है ना। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड एन इंश्योरेंस इन द डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर 1 लाख टू 5 लाख, है ना। तो पिछले साल ही बोला गया था, तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट बिल नहीं आया था पुराने वाले नियम में, तो इसलिए अब जो है अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा। आई शॉल बी मूविंग अमेंडमेंट टू CGC एक्ट 1961, है ना। तो 1961 का ये जो एक्ट था उसमें अब अमेंड किया जाएगा और बोला गया कि इसी सेशन में लाया जाएगा, मतलब बजट सेशन में, जल्द ही लाएंगे। 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा, यानी कि यदि बैंक डूब जाती है तो आपका खाता में कुछ भी पैसा हो, मतलब कि यदि खाता में 5 लाख से ज़्यादा है तो आपका 5 लाख तक सुरक्षित है, बाकी ऊपर वाला बैंक डूबने के साथ डूब जाएगा। टू इम्प्रूव क्रेडिट डिसिप्लिन व्हाइल काउंटिंग द टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल बोरोवर्स फॉर NBFC विथ मिनिमम एसेट साइज 100 करोड़। क्या क्या कहा जा रहा है कि क्रेडिट डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए जिस NBFC के पास जो है 100 करोड़ का मतलब कि एसेट है ना, तो वो छोटे बोरोवर को लोन दे सकती है। द मिनिमम लोन साइज एलिजिबल फॉर डेप्ट रिकवरी अंडर सरफेसी एक्ट, सरफेसी एक्ट जो है बस इतना याद रखिए कि ऋण वसूली करने के लिए है। तो अभी जो था जब 50 लाख तक का ऋण होता था तब सरफेसी एक्ट के तहत ऋण वसूल किया जाता था, लेकिन अब उसको घटा करके 20 लाख कर दिया, यानी कि यदि किसी को बैंक 20 लाख रुपया भी दिए तो सरफेसी एक्ट के तहत उसका संपत्ति बेच करके पैसा वसूल किया जा सकता है। आगे कंपनी मैटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोसीजर एंड टेक्निकल कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर कंपनी एक्ट 2013, जो कंपनी एक्ट 2013 का कंपनी एक्ट के तहत बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें क्रिमिनल बनाया गया है। जैसे कंपनी यदि CSR को फॉलो नहीं करती है, तो CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिफॉर्म, यानी कि टैक्स तो आप दे ही रहे हैं, उसके अलावा जिस इलाके में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ सोशल वर्क कीजिए। सोशल वर्क मतलब कि वहाँ पे चापाकल वगैरह गड़वाइए, यदि पीने का पानी नहीं तो वो अवेलेबल करवाइए, कहीं पुल वगैरह बनवाइए, मतलब छोटा मोटा काम CSR के तहत आपको करना है।
यदि आप वो काम नहीं करते, इसका एक टारगेट है 2%, है ना, तो जितना आपका संपत्ति उसका जितना आपका वहाँ पे टर्नओवर है उसका 2% आपको यूज करना है CSR के रूप में। यदि आप नहीं करते हैं तो आप पे क्रिमिनल चार्ज लगेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। तो उसको तो देखा जाए तो ये मतलब कि क्रिमिनल जैसा कोई चार्ज है नहीं, किसी का कोई मर्डर या चोरी वगैरह तो हुआ नहीं वहाँ पे। तो ऐसे प्रोविजन को अब डीक्रिमिनलाइज किया जाए, मतलब कि अब उस पर क्रिमिनल प्रोविजन नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये हो चुका है ना, द डीक्रिमिनलाइजिंग ऑफ प्रोसीजर टेक्निकल कंपाउंडेबल ऑफेंस कंपनी एक्ट इज नाउ कंप्लीट, ये हो चुका है। आपका नया क्या है, आई नाउ प्रपोज टू नेक्स्ट टेक डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। LLP एक होता है, यदि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो गए आप समझ सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि LLP एक्ट 2008 है, इसको फॉलो नहीं करने पे जो है क्रिमिनल चार्ज लगता है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि क्रिमिनल चार्ज लगना चाहिए, इसलिए इसको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है, किया जाएगा। नेक्स्ट है क्या प्रपोज टू डिफिनीशन द कंपनी एक्ट 2013 फॉर स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी के लिए प्रोविजन जो डिफिनीशन लॉकडाउन के समय आया था, नया डिफिनीशन जो आया था, है ना, क्या उसको बोलते हैं, MSME का जो नया डिफिनीशन आया था, वही चीज़ को यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया। इसके लिए फिर से बिल लाया जाएगा। आगे है कि एज अ फर्दर मेजर भी डायरेक्टली बेनिफिट स्टार्टअप एंड इनोवेटर प्रपोज टू इंसेंटिवाइज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी जो है, यानी कि एक आदमी का जो कंपनी, 1 पर्सन कंपनी को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, है ना, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए बाय अलाउइंग OPC टू ग्रो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर। तो अभी जो है OPC जो होता है उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन के अंदर रहना पड़ता है, तो उस रेस्ट्रिक्शन को कम किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया कि पहले जो था कि यदि कोई NRI जो है, जैसे आप रिड्यूसिंग द रेसिडेंसी लिमिट फॉर इंडियन सिटीजन टू सेट अप OPC फ्रॉम 180 डे टू 120 डे। अभी जैसे था कि आप OPC तभी खोल सकते हैं जब यदि आप साल भर में कम से कम 182 दिन इंडिया में रहते हो, है ना। यदि आप 365 दिन रहते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इंडिया में 182 दिन आपको रहना पड़ेगा, तभी आप जाकर के 1 पर्सन कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप में खोलिए। तो उसको घटा करके अब 120 दिन कर दिया गया है। उसके अलावा NRI को भी अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक इस तरह का सुविधा किया गया। टू इंश्योर फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ केसेज, तो जो केस होते हैं दो कंपनी के बीच में, या फिर मान लीजिए क्योंकि कंपनी कर्ज लेकर के कंपनी खोली थी, वो घाटा में चल गई, है ना, तो फिर वो मामला NCLT में जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो वहाँ पे केस को और फास्ट करने के लिए फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ केस NCLT फ्रेमवर्क विल स्ट्रेंथन, ई-कोर्ट सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो वहाँ पे ई-कोर्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आगे बढ़ते ड्यूरिंग द कमिंग फिजिकल ईयर वी विल लॉन्चिंग डाटा एनालिटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ड्रिवन MCA 21 वर्जन 3.0। तो ये सब कुछ AI के क्षेत्र में काम किया जाएगा, टेक्निकल अपग्रेडेशन किया जाएगा। अब यहाँ पे आता है डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिक सेल। डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि सरकार किसी भी कंपनी में से अपना हिस्सा घटाती है। मान लीजिए कि 100 करोड़ का कंपनी, उसमें सरकार का भी 60 करोड़ हिस्सा है, 40 करोड़ जो है बाकी किसी प्राइवेट का है। तो सरकार यदि 60 करोड़ से भी 20 करोड़ हटा करके अपने को 40 पे ले आती है और 20 करोड़ इसमें से हटा देती है। कहने का मतलब कि किसी को बेच देती है, ठीक है, मतलब प्राइवेट किसी आदमी को, ठीक है। तो सरकार अब मात्र 40% के मालिक रह गई, तो इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का उल्टा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। इन स्पाइट ऑफ COVID-19 वी हैव केप्ट वर्किंग टुवर्ड स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेट की बात यहाँ पे किया जा रहा है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नेमली BPCL, तो क्या क्या बेचा जाएगा, मतलब क्या किस किस चीज़ में डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, अपना गवर्नमेंट अपना हिस्सा कहाँ कहाँ बेचेगी। BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस, ये हेलीकॉप्टर, सरकारी हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराया जाता है इसके द्वारा, नीलांचल इस्पात निगम, ये सब को जो है इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कितना किया जाएगा यहाँ पे नहीं बताया गया। इसके अलावा IDBI बैंक के अलावा भी प्रपोज टू टेक अप द प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को जो प्राइवेट किया जाएगा अभी, एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन 2021-22। इसके अलावा एक इंश्योरेंस कंपनी को भी किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ लेजिस्लेशन में मतलब कानून में अमेंडमेंट किया जाएगा, तो इसके लिए बिल लाया जाएगा इसी सेशन में। यहाँ पे क्लियर लिखा हो कि इन दिस सेशन इटसेल्फ। इन 2021-22 वी वुड ऑल्सो ब्रिंग द IPO ऑफ LIC का IPO आएगा। IPO मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, जैसे LIC जो भी है उसका 100% मालिक जो है 100% गवर्नमेंट के पास शेयर है, यानी उसका 100% का मालिक अभी गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि LIC में से कुछ हिस्सा को हम बेचें। अब कितना बेचे नहीं बताई है अभी तक, लेकिन चाहते, ये तो पिछले साल भी हुआ था, लेकिन कितना बेचे ये भी नहीं बताया गया है। तो अब इसके लिए आएगा क्या, मान लीजिए जिस दिन तय करेगी कि हम 10% बेचेंगे, है ना, तो पहले तो LIC का ही अपना पूरा प्राइस बताया कि LIC के पास 5000 करोड़ का संपत्ति है। इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि बोलेगा गवर्नमेंट बताएगी LIC के पास 5000 करोड़ का संपत्ति है, उसका 10% हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि हम 500 करोड़ का
शेयर लाएंगे मार्केट में, क्योंकि 4500 करोड़ हम अभी अब रखेंगे और 5000 करोड़ को प्राइवेट करेंगे, तो मार्केट में 5000 करोड़ का जो भी मतलब 500 करोड़ का यहाँ पे शेयर आएगा 10%। अब चूँकि ये पहली बार आ रहा है, अभी LIC जो है कम्प्लीटली गवर्नमेंट के पास है, ये शेयर मार्केट में अभी लिस्ट हुई नहीं है, तो पहली बार शेयर मार्केट में आएगा कंपनी बिकने के लिए, इसलिए इसका नाम रखा गया है IPO। LIC का शेयर पहली बार आएगा मार्केट में, इसलिए इसको बोला जाएगा IPO। तो IPO जो है हर एक कंपनी को पहले मतलब कि जब भी पहली बार वो शेयर मार्केट में आता है अपने डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर अपने के लिए पैसा जुटाने के लिए, तो उसको बोलते हैं IPO। तो LIC का IPO आएगा। इसके बोला जा रहा है कि पिछले साल भी बोला गया था कि LIC का IPO आएगा, लेकिन अभी तक तो आया नहीं, तो बोला गया कि इसी सेशन में लाया जाएगा, मतलब कि आने वाले 1 आध महीने के अंदर ही लाएगा, मतलब कि ये सेशन IPO आएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है कि कुछ जो रणनीतिक सेक्टर है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, टोटल जो कंपनी है उसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है नॉन स्ट्रेटेजिक, यानी कि जो देश के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब कि उतने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, और एक है स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो 4 एरिया को स्ट्रेटेजिक सेक्टर बोला जाता है। वी हैव केप्ट 4 एरिया दैट आर स्ट्रेटेजिक, ठीक है। तो 4 एरिया को स्ट्रेटेजिक बोला जाता है, जहाँ पे बोला गया कि वहाँ पे मतलब कि पब्लिक मतलब कि सरकारी कंपनी वहाँ पे रहेगा, है ना, लेकिन उसके अलावा बाकी जो रहेगा उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। टू फास्ट फॉरवर्ड द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई एम आस्किंग नीति टू वर्क ऑन द नेक्स्ट लिस्ट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो कहा जा रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फास्ट करने के लिए, है ना, नीति आयोग को बोला गया कि जल्दी से वो लिस्ट बनाए कि कौन कौन कंपनी को बेचा जाना चाहिए। टू सिमिलरली इंसेंटिवाइज स्टेट टू टेक अ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ देयर पब्लिक सेक्टर कंपनी। यदि कोई राज्य सरकार भी अपने कंपनी को बेचना चाहती है तो उसके लिए भी इंसेंटिव पैकेज लाया जाएगा और सेंटर की तरफ से फंड दिया जाएगा। आगे है कि आइडल एसेट मतलब जो एसेट पड़ा हुआ है उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, विल नॉट कंट्रीब्यूट टू आत्मनिर्भर भारत। द नॉन कोर एसेट लार्जली कंसिस्ट ऑफ सरप्लस लैंड विद तो ऐसा एसेट क्या क्या है, तो जो सरप्लस लैंड है गवर्नमेंट के पास, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जो जिसपे वो कोई यूज नहीं करती है ना, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है उसके पास वैसा संपत्ति होता है, तो उसको मोनेटाइज किया जाएगा, इनडायरेक्टली बोला जा रहा है उसको बेचा जाएगा। मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड आइदर बाय द डायरेक्ट सेल, या तो डायरेक्टली सेल करके या किसी तरीके से वहाँ मतलब उसको मोनेटाइज किया जाएगा। दिस रिक्वायर स्पेशल एबिलिटी, तो उस जमीन को बेचने के लिए क्या किया जाएगा, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब कोई गाड़ी नहीं बनाया जाएगा, मतलब कि स्पेशल एक संस्था बनाया जाएगा जो उस काम को करेगी, तो इसलिए उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। और एट लास्ट देखा जाए तो 1 लाख मतलब गवर्नमेंट जो है अनुमान लगा रही है कि कुल मिला के 1,75,000 करोड़ रुपया जो है, इतना करोड़ जो है हमको सरकारी कंपनी को बेच करके लाना है। 1,75,000 करोड़ जो है डिसइन्वेस्टमेंट से लाना है, मतलब कि इतना अपने शेयर को बेच करके जो कंपनी है सब में से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ घटाएंगे, तो इतना हमको कम से कम 1 साल में कमा लेना है संपत्ति बेच करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म अंडर ट्रेजरी सिंगल अकाउंट TSS सिस्टम ऑटोनोमस बॉडी डायरेक्टली ड्रॉ फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट अकाउंट एट द टाइम ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस बॉडी क्या होता है, तो जैसे आप पढ़े होंगे नॉर्थ में या फिर वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके में ऑटोनोमस बॉडी का गठन किया जाता है। इनडायरेक्टली आप समझिए कि पंचायत जैसा कुछ होता है, ठीक है। तो पंचायत उस इलाके में पंचायत उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं है जितना बाकी देश के हिस्सों में है, तो यहाँ पे आप इसको पंचायत समझ के चलिए कि पंचायत को जब पैसा ज़रूरत होगा तो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट खोला गया हर एक पंचायत का। और अभी क्या होता है कि नॉर्मल केस में कि गवर्नमेंट जो है पंचायत को पैसा दे देती है, फिर पंचायत जो है अपने खाते में रख लेते हैं, है ना, और वहाँ से फिर जहाँ जो भी काम करवाना होता है वहाँ पैसा खर्च करते हैं। अब इसमें मतलब कि इसमें क्या कहा गया, ऑटोनोमस बॉडी के लिए क्या कहा गया कि ऑटोनोमस बॉडी के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, अलग एक TSA बना हुआ रहेगा, ठीक है, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेगा। इसको जब जरूरत होगा तो अपने खाते में से निकाल कर नहीं बल्कि डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे कहा गया है कि गवर्नमेंट अगर टाइम ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जब जरूरत हो एक्चुअल एक्सपेंडिचर के काम हो, है ना, तो वी विल एक्सटेंड द TSA सिस्टम फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन फ्रॉम 21-22। आगे है कि 15th फाइनेंस कमीशन जो NK सिंह के तहत जो था, है ना, इसके चेयरमैन NK सिंह थे, नंद किशोर सिंह, उसके तहत जो भी यहाँ पे उनके द्वारा बोला गया कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बहुत सारे हो गए हैं। कल भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में हम समझाए थे कि ऐसा स्कीम जिसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकार लगाती है उसको सेंट्रल स्पॉन्सर बोलते हैं। तो 15th फाइनेंस कमीशन में कहा गया कि बहुत सारे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम हो गए हैं, इसको कम किया जाए। तो वही यहाँ पे कहा गया कि इसको रेशनलाइज किया जाएगा, जो नहीं चल रहे हैं या फिर जिसमें जनता उतना रुचि नहीं दिखा रही है उसको बंद किया जाएगा ऐसे स्कीम को, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि किस देश में बिजनेस करना कितना सहूलियत से भरा है ना, कितना आसानी से आप वहाँ बिजनेस कर सकते हैं, इसके आधार पर रिपोर्ट निकाला जाता है। तो उसमें गवर्नमेंट और सुधार करेगी, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ भी है ना। अब 3rd पिलर के बारे में बात करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया।
तो बताया जा रहा है कि अंडर दिस पिलर आई विल कवर एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर, इसमें जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर उससे जुड़े हुए सेक्टर, फार्मर वेलफेयर, रूरल इंडिया, माइग्रेंट लेबर, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब बातें की जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो कहा गया कि अवर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू वेलफेयर ऑफ फार्मर, फार्मर के वेलफेयर के लिए हमारा गवर्नमेंट पूरी तरह से कमिटेड है। एमएसपी जो है पहले से जो प्राइस लगता है उसका 1.5 गुना पे आज भी दिया जा रहा है, एमएसपी का सिस्टम अभी भी है और एमएसपी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है दिन पे दिन। यहाँ पे बताया गया कि कितने का गेहूं खरीदा गया, कितने का चावल खरीदा गया, तो वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि पल्सेज में कितना खर्च हुआ है, कॉटन फार्मर को कितना पेमेंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो जैसे यहाँ पे एक स्कीम के बारे में बात किया गया, स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम के तहत लोगों को अपने घर का जो रजिस्ट्री का पेपर होता है इस तरह का एक पेपर दिया गया है ना। तो अर्ली ईयर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लॉन्च स्वामित्व स्कीम अंडर दिस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, है ना, उसके अधिकार का रिकॉर्ड दिया गया है प्रॉपर्टी ओनर को गांव में, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोगों के पास इस तरीके का उनके घर का कागज प्रॉपर नहीं था, तो इसीलिए उन लोगों को इस तरीके का स्कीम ला करके दिया गया। तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। उसके अलावा टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर, फार्मर को पर्याप्त लोन मिल सके। आई हैव इनहेंस्ड एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट टू 16.5 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। वी विल फोकस ऑन इंश्योरिंग इंक्रीज क्रेडिट फ्लो टू एनिमल हस्बेंड्री। क्या कह रहा है कि किसानों के साथ साथ जो जानवर पालते हैं, डेयरी फिशरीज, यहाँ भी जो है लोन ज़्यादा जा सके, इसके लिए मतलब कि कोशिश किया जा रहा है। उसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ा करके 40,000 करोड़ किया गया है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को उसके लिए ज़्यादा पैसा दिया गया है। उसके अलावा कह रहा है कि माइक्रो इरीगेशन फंड के लिए जो है पहले 5,000 दिया जाता था, तब एक्स्ट्रा 5,000, मतलब कि माइक्रो इरीगेशन फंड के लिए 10,000 करोड़ का यहाँ पे अमाउंट दिया गया है। उसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम पहले आया था, जिसमें टॉप क्रॉप को लिया गया था। टॉप क्रॉप मतलब टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। यहाँ पे टॉप का मतलब होता है टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। किसी एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। तो टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो के लिए अभी जो स्कीम था ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, इसको जो है 22 आइटम तक बढ़ाया गया। पेरिसेबल आइटम उसको बोलते हैं जो जल्दी खराब हो जाता है, जैसे हरी सब्जी हो गई, फल हो गए। तो 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट पे उसको अभी लागू किया गया, पहले अभी तक 3 ही पे था। आगे है कि अराउंड 1.68 करोड़ फार्मर्स आर रजिस्टर्ड एंड 1.14 लाख करोड़ ऑफ ट्रेड वैल्यू हैज बीन क्रेडिट टू ई नाम। ई नाम मतलब होता है यानी कि इंटरनेट के थ्रू होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो कहा गया कि वहाँ पे इतने करोड़ फार्मर जो है रजिस्टर हैं और अपने सामान को कहीं भी वो बेच सकते हैं। ई नाम पे लगभग 1,000 मंडी को वहाँ पे जोड़ा गया है। उसके अलावा यहाँ पे कहा गया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वुड बी मेड अवेलेबल टू एपीएमसी फॉर ऑगमेंटिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मंडी हैं, है ना, उनको ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। अब फिशरीज के बारे में बात करते हैं। तो आई एम प्रोपोजिंग ए सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिशिंग हार्बर। तो फिशिंग हार्बर डेवलप करने के लिए, फिश लैंडिंग सेंटर को डेवलप करने के लिए यहाँ पे उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसके लिए 5 मेजर फिशिंग हार्बर बनाया जाएगा। कहाँ कहाँ? तो कोची है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटूघाट। पेटूघाट यहाँ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के हब के रूप में फिशिंग हार्बर को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा इनलैंड फिशिंग हार्बर भी डेवलप किया जाएगा। इनलैंड यानी कि देश के अंदर के हिस्सों में, नदी वगैरह में। आगे है एक नया फार्मिंग के बारे में बात किया गया, सीवीड फार्मिंग, है ना। तो सीवीड फार्मिंग एक इमर्जिंग सेक्टर है जिसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और इसका खेती करने से जो कोस्टल कम्युनिटी है उनको, उनके लाइफ को बदल दे के रख देगा, है ना, ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज। तो इसके तहत काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एडिशनल इनकम मिलेगा। तो सीवीड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क बनाया जाएगा तमिलनाडु में। माइग्रेंट लेबर की बात किया जाए तो इसके तहत यहाँ पे जिक्र किया गया है 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम। तो इसके तहत होता क्या है कि जैसे इसमें कहा गया है कि मान लीजिए घर में 5 आदमी है या 6 आदमी है, ऐसे मान लीजिए कि घर में 6 आदमी है। अभी वो आदमी कहीं यूपी का है, महाराष्ट्र में जाकर के काम करता है। तो अधिकांशतः आप देखे होंगे घर में जो सबसे बड़ा मेम्बर यानी कि जो घर के गार्जियन होते हैं, तो एक आदमी महाराष्ट्र में चले जाते हैं या 2 आदमी चले जाते हैं। मान लीजिए घर के जो है 6 आदमी में से 2 आदमी महाराष्ट्र चल गए, बाकी के 4 आदमी यूपी में है, 2 आदमी महाराष्ट्र में है। अब होता क्या है कि जो यहाँ पे महाराष्ट्र में आदमी चला गया है, इसको राशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सारा का सारा राशन इसको यहीं पे लेना पड़ता है ना। एक आदमी पे आई थिंक 5 केजी चावल गेहूँ दोनों मिला करके मिलता है, तो इसको यहाँ पे 30 केजी मिलता है, इसको कुछ नहीं मिलता है। अब ऐसा नियम आ गया है कि आप देश में कहीं भी जो है आधा ले सकते हैं, यानी कि टोटल आपको यदि 30 केजी राशन मिलता है तो आप महाराष्ट्र में मैक्सिमम 15 केजी तक का राशन ले सकते हैं। बाकी का 15 केजी आपको नेटिव डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि नेटिव जहाँ पे प्लेस है वहीं पे मिलेगा, है ना। तो उसी बात को बोला जा रहा है 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम। अभी तक 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसको अपना लिए हैं, 4 बाकी जो है वो भी आने वाले समय में अपना लेंगे, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है।
इससे जो है मेनली माइग्रेंट वर्कर को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं काम करने के लिए तो वहाँ पे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है और राशन कार्ड का सुविधा उनको वहाँ पे नहीं मिलता है, यानी सस्ते दरों पे चावल वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि कैन पार्टली क्लेम देयर राशन, मतलब कि आधा अधूरा क्लेम कर सकते हैं जहाँ पे वो रुके हुए हैं, और बाकी जो है नेटिव प्लेस पे वो क्लेम करेंगे बचा हुआ जो है। टू फर्दर एक्सटेंड आवर एफर्ट टुवर्ड द अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स माइग्रेंट वर्कर पार्टिकुलरली आई प्रपोज टू लॉन्च अ पोर्टल। तो माइग्रेंट वर्कर को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जो उसके इन्फॉर्मेशन को जो है वहाँ पे कलेक्ट करके रखेगा, ताकि जिसको ज़रूरत है ऐसे लोगों का वो वहाँ पे सर्च कर सके और जिसको काम की ज़रूरत है वहाँ पे रजिस्टर करा सके। तो एक तरीके से एक मीडिएटर का काम करेगा वो पोर्टल। तो इसलिए वहाँ पे यहाँ पे एक टर्म आता है गीग इकोनॉमी। क्या होता है आपको हम बता देते हैं। तो जिस इकोनॉमी में कॉन्ट्रेक्चुअल को ज़्यादा जोर दिया जाए परमानेंट के मुकाबले तो उसको गीग इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ पे भी परमानेंट टीचर होते हैं। वहीं गवर्नमेंट को परमानेंट टीचर को बहुत सारा सुविधा देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता, ज़्यादा देना पड़ता है। उसके अलावा मेडिकल सुविधा हो गया, पीएफ कटता है उन लोग का, है ना, पेंशन देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट भी सोचेगी चलो क्या ना कि वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बहाली की जाए कि 2 साल के लिए या 1 साल के लिए टीचर आएंगे, फिर 2 साल के बाद उनका छुट्टी हो जाएगा। 2 साल बाद वो दूसरे स्कूल में आए या फिर इस स्कूल में आना चाहते हैं तो दोबारा से शुरू से प्रोसेस करके आए। तो इस तरीके का जब होने लगेगा तो उसको गीग इकोनॉमी बोलते हैं। तो चूँकि लेबर क्लास के जो लोग होते हैं, माइग्रेंट लेबर, है ना, वो ज़्यादातर यही होता है, किसी कंपनी में काम करने गए, 6 महीना तक काम किए, उसके बाद दूसरे कंपनी में चल गए, वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलने लगा तो फिर वो तीसरे कंपनी में चल गए, ज़्यादा पैसा, फिर वापस इसमें आ गए यदि ज़्यादा पैसा मिलने लगा तो इस तरीके से एक तरह से गीग इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बनता है। तो गीग इकोनॉमी मतलब समझिए कि जहाँ पे परमानेंट को नहीं बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है तो उसको गीग इकोनॉमी बोलते हैं। आगे है कि वी विल कंक्लूड अ प्रोसेस दैट बिगन 20 ईयर्स अगो विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड। कहा जा रहा है कि 20 साल पहले 4 लेबर कोड को यहाँ पे लाया गया था, है ना। तो इसमें अब कहा जा रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट विल बी एक्सटेंड टू गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, मिनिमम वेजेज विल अप्लाई टू ऑल कैटेगरी। तो एक लेबर कोड लाया जाएगा जिसमें आया भी है पिछले साल, उसी का यहाँ चर्चा किया जा रहा है कि जिसमें सारे लोगों को जो है मिनिमम वेज के बारे में बताया गया है, वर्कर्स को कैटेगराइज किया गया है, उनको ESIC का सुविधा मिलेगा, है ना। वुमेन भी अलाउड टू वर्क इन ऑल कैटेगरीज। तो यहाँ तक कि नाइट शिफ्ट में भी वुमेन को अभी अलाउ नहीं है, तो अब उसमें अलाउ किया गया है काम करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन के साथ। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब क्या होता है कि देश के हर लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना। उनको बैंकिंग का सिर्फ ऐसा नहीं कि खाता खुलवा देना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन है, बल्कि बैंक के बारे में समझाना कि वहाँ से लोन कैसे लिया जाता है, बैंक से लोन लेने में क्या फ़ायदा है, खाता को मैनेज कैसे करें, है ना। तो इस तरीके के जब मतलब फाइनेंशियल रूप से जागरूक करना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ठीक है, जैसे जनधन खाता जो खुलवाया गया एक तरह के फाइनेंशियल इंक्लूजन का छोटा सा स्टेप है। टू फर्दर फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो अंडर द स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया फॉर SC ST एंड वुमेन आई प्रपोज टू रिड्यूस द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट 25 to 15%। तो यानी कि लोन ज़्यादा ले इसके लिए जो है थोड़ा सा मार्जिन को घटाया गया है। आगे हम लोग पढ़ते तो MSME सेक्टर के लिए बारे में पीछे हम लोग बात भी किए, उसके लिए इतना पैसा दिया गया, वो बस यहाँ पे बताया गया। आगे है कि री इन्वेगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना, है ना, उसको प्रमोट करना। तो इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था। इसके तहत क्या क्या बोला गया है अभी कि मोर देन 1500 स्कूल विल बी क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथन टू इंक्लूड ऑल कंपोनेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देश भर में लगभग 1500 स्कूल ऐसे हैं जो मतलब ऐसे तैयार किए जाएंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लगभग सारे कंपोनेंट को फॉलो करें। देश मोर एग्जाम्पलर स्कूल, वो बाकी सारे स्कूल के लिए एग्जाम्पल के तौर पे काम करेंगे, उदाहरण के तौर पे। धीरे धीरे सारे स्कूल जो इंडिया में है सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे ढल जाएंगे। 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे, है ना, बिल सेटअप विद। तो लेकिन ये सरकारी नहीं होंगे बल्कि किसी NGO या फिर किसी प्राइवेट स्कूल के साथ कोऑपरेशन करके बनाए जाएंगे, नहीं तो फिर राज्य सरकार के साथ कोऑपरेट करके बनाए जाएंगे। ठीक है, तो 100 नए स्कूल बनाए जाएंगे, सैनिक स्कूल। उसके अलावा यहाँ पे कि 19-20 के बजट में अनाउंस किया था कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, HECI बनाया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, UGC को हटा करके बनाया जाएगा। तो वी वुड बी इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशन। तो उसके लिए जो इस साल जो है दिस ईयर दे इम्प्लीमेंट द सेम, ये नहीं बोला कि इस सेशन में, बल्कि बोले इस साल जो है हम लोग उसके लिए बिल लाएंगे, है ना, ये लेजिस्लेशन लाएंगे, यानी उसके लिए कानून लाएंगे। वो एक अम्ब्रेला बॉडी होगा। अम्ब्रेला बॉडी मतलब उसके तहत उसके नीचे और भी कई संस्था हो गए। तो कहा जा रहा है कि जैसे हर सेपरेट व्हीकल, मतलब उसका 4 मेनली काम होगा: स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रीडेशन, रेगुलेशन और फंडिंग। मैनी ऑफ आवर सिटीज है वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। कहा जाए कि हमारे देश में कई ऐसे सिटी हैं जहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हैदराबाद के एग्जांपल देकर के यहाँ पे गया कि 40 वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मतलब कि हैदराबाद में 40 इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्टेड है। अब यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब मिला करके in 9 such city we will create formal umbrella structure so that this institution can have better synergy। क्या कह रहा है कि तो 40 जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है
सबको एक जगह क्लब कर दिया जाए, है ना, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, सब आपस में कोऑपरेट कर पाएंगे और उनको ऑटोनॉमी दे दिया जाएगा। तो 9 ऐसे शहर चुने जाएंगे, अभी चुने नहीं गए हैं, बस हैदराबाद का एग्जाम्पल दिया गया है, और उनको एक ग्लू ग्रांट दिया जाएगा। ग्लू ग्रांट विल सेट असाइड फॉर दिस पर्पस, है ना। ग्लू ग्रांट कहने का मतलब कि एक पैसा देना, उनको सपोर्ट करना। ग्रांट का मतलब होता है दान देना, यानी कि आप पैसा किसी को दिए वापस नहीं लेंगे तो उसको बोलते हैं ग्रांट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा लेह में, तो याद रखिएगा, ये डायरेक्टली पूछा सकता है कि लद्दाख का सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, तो लेह में बनाया जा रहा है। एनईपी में और क्या क्या होगा, इसके लिए नेक्स्ट 5 जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देख लिया जाएगा। आगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड वेलफेयर ट्राइब के वेलफेयर के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे एकलव्य स्कूल बनाया जा रहा है, पहले से एकलव्य स्कूल चल रहा है ना। वी हैव सेट आवर सेल्फ टारगेट ऑफ स्टेबलाइजिंग 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन और ट्राइबल एरिया। तो ट्राइबल एरिया में एकलव्य स्कूल अभी चल रहा है ट्राइफेड की मदद से, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स प्लस ट्राइफेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो ट्राइफेड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये दोनों मिला करके एकलव्य मॉडल स्कूल अभी चालू किए हुए हैं, मतलब चल रहा है। 750 स्कूल टोटल बनाया जाएगा, यहीं पे बताया गया है। यूनिट कॉस्ट जो है, मतलब प्रत्येक स्कूल को बनाने का खर्च जो 20 से 38 करोड़ तक के होगा, वहीं हिली एरिया में 48 करोड़ होगा। वी हैव रिवैम्प्ड द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द वेलफेयर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए इतना पैसा दिया गया है, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्किलिंग के लिए। 2016 वी हैव लॉन्च द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। 2016 में ये स्कीम आया था। तो गवर्नमेंट प्रपोज टू अमेंड द अप्रेंटिसशिप एक्ट। अप्रेंटिसशिप एक्ट को अमेंड करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है, तभी उसके लिए बिल लाया जाएगा, उस समय मतलब ज़्यादा डिटेल में देखा जाएगा। अभी यहाँ पे मेन एक इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि एन इनिशिएटिव इन अंडरवे इन पार्टनरशिप विथ यूनाइटेड अरब इमरात, यूएई के साथ जो है कि पार्टनरशिप किया गया है। किसके लिए, तो स्किल क्वालिफिकेशन के लिए। मतलब बहुत सारे वर्कर जो है दुबई जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके का स्किल का रिक्वायरमेंट है उनके अंदर ऐसा कोई स्किल है नहीं। तो यदि यूएई के साथ कोलेब्रेशन करके गवर्नमेंट क्या करे कि इस तरीके का स्किल को मतलब कि उसको सिखा दे कि यूएई में किस तरीके की ज़रूरत है, तो फिर वो वर्कर यूएई में जाकर के ज़्यादा अच्छे से पैसा कमाएगा। तो इसीलिए यूएई के साथ जो है अभी किया जा चुका है ना, ऐसा नहीं कि होने वाला है, अंडरवे है ना, ये प्रोसेस में है। तो इसी तरीके का और भी दूसरे देश के साथ करने के लिए सोचा जा रहा है। जैसे एक इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जापान के साथ, इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड जापान टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ जापानीज इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल स्किल टेक्निक एंड नॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से। अब इनोवेशन एंड आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो इन माई बजट स्पीच जुलाई 2019 आई ड्राफ्ट द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक एनआरएफ बनाने की बात की गई थी, है ना। तो उसके लिए 50,000 करोड़ रुपये 5 साल में दिया जाएगा, वो यहाँ पे बात किया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए। देयर इज मैनीफोल्ड इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट। कहा जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़ावा मिला है हाल फिलहाल के वर्षों में। इस तरह के डिजिटल ट्रांजेक्शन को बूस्ट करने के लिए 1500 करोड़ का जो है एक स्कीम बनाया जाएगा। आई अर्न ईयर मार्क 1500 करोड़ फॉर प्रपोज स्कीम डेट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट। मतलब कि 1500 करोड़ रुपये डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा। उसके अलावा एक NTLM बनाया जाएगा, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। ठीक है, इसके ताकि जो है लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, लोग अपने भाषा में भी उसको यूज कर सकें, इंटरनेट में को वगैरह को यूज कर सकते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो इसरो के तहत एक कंपनी है, इसरो का ही कंपनी है बोल सकते हैं। एक PSU है, PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। PSLV C-51 जो है लॉन्च किया जाएगा। तो उसमें जो है अमेजन का भी सैटेलाइट होगा, मतलब ब्राज़ील का सैटेलाइट एक होगा, और भी कई इंडियन सैटेलाइट होंगे। एज पार्ट ऑफ गगनयान मिशन एक्टिविटीज 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट। तो गगनयान मिशन के तहत जो है 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट जो अभी रसिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उसके तहत पहला जो है अनमैन्ड लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2021 में। 21 के दिसंबर में पहले एक अनमैन्ड लॉन्च किया जाएगा, यानी बिना आदमी के एक लॉन्चिंग किया जाएगा, बाकी आगे फिर आदमी के साथ किया जाएगा। डीप ओशन मिशन के बारे में यहाँ बात किया गया, जिस तरीके से स्पेस में रिसर्च किया जा रहा है उसे समुद्र के अंदर रिसर्च किया जाएगा, उसके लिए 4000 करोड़ रुपया यहाँ पे दिया गया है। और सबसे लास्ट अब है आपको यहाँ कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो उसके तहत बताया कि जो है 6 पिलर था, उसके सबसे लास्ट है, और इसके तहत अपना पूरा समझाया जा रहा है कि हम लोग कई स्टेप लिए हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स का स्थापना किया गया है, स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस किया जा रहा है। वी हैव इंट्रोड्यूस द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल इन पार्लियामेंट में अभी एक बिल लटका हुआ है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि जो डॉक्टर के अलावे ऐसे लोग जो हेल्थ केयर में काम करते हैं, यानी कि जिसको आप आम भाषा में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई उपाय किया जा सकता है, इस बिल के तहत बनाया गया है। इसमें 56 एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जोड़ा गया है। 56 तरह के
ऐसे प्रोफेशन गिनाए गए हैं जो डॉक्टर ना होते हुए भी डॉक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा फिर नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल लाया जाएगा, अभी आया नहीं और लाया जाएगा। आई हैव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर दोज डील विद गवर्नमेंट ऑफ CPSE इन कैरी आउट कॉन्ट्रैक्ट। आई प्रपोज टू सेटअप अ कॉन्सिलेशन मैकेनिज्म मैंडेट टू क्विक रेजोल्यूशन। जो है गवर्नमेंट के साथ यदि किसी का कोई विवाद है किसी भी तरह का, तो उसको सुलझाने के लिए एक अलग से मैकेनिज्म बनाया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। द फोर्थ कमिंग सेंसस, जो आने वाला सेंसस है पहला डिजिटल सेंसस होगा इंडिया की हिस्ट्री में, है ना। अब फॉर दिस मोनूमेंटल माइलस्टोन टास्क आई हैव एलोकेटेड इतना 3768 करोड़, ऑलरेडी इसके लिए इतना पैसा दिया चुका है। गवर्नमेंट जो है अपना गोवा जो है अपना डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहा है ना, अपने आज़ादी का 60 साल सेलिब्रेट कर रहा है। तो फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई प्रपोज टू ग्रांट 300 करोड़, तो उसको 300 करोड़ दिया गया है। इसके अलावा टी वर्कर के वेलफेयर के लिए 1000 करोड़ रुपये यहाँ पे दिया गया, असम और वेस्ट बंगाल के टी वर्कर के वेलफेयर के लिए। तो इस तरीके से पार्ट ए जो है यहाँ पे, और यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल डेफिसिट जो है इस साल का 9.5% रहेगा GDP का। फिजिकल डेफिसिट मतलब कि घाटा, आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जितना कमाई और जितना खर्च की दोनों में इतने का अंतर रहेगा। ठीक है, आने वाले समय में यहाँ पे कहा गया, जैसे 15 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट के तहत कहा गया था कि 3% जो है इसको लाना है। तो अभी जो 9% आपको दिख रहा है, पहले पिछले साल आई थिंक 5% के आसपास था, तो 4.5% कोरोना के कारण हुआ है, क्योंकि इनकम नहीं हुआ और खर्चा ज़्यादा हो गया है ना। तो इसको 3% के पर लाना है। 15 फाइनेंस कमीशन में कहा गया था 2023-24 तक इसको लाना है स्टेट को। ठीक है, जैसा भी हम देख सकते हैं कि FRBM भी एक एक्ट था, फिजिकल FRBM एक्ट था, है ना। तो इसके तहत जो 31 मार्च 2020-21 तक ही 3% आ जाना चाहिए था, लेकिन वो टारगेट अब मिस हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया कि 9 दिसंबर को ये जो है 15 फाइनेंस कमीशन अपना फाइनल रिपोर्ट दे दिया है। 15 फाइनेंस कमीशन जो है रिपोर्ट उसका किस पीरियड के लिए, 2021 से 26 के लिए। पहले जब बनाया गया था तो 2020 से 25 के लिए था। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है स्टेट उस समय था, लेकिन यूनियन टेरिटरी बन गया, तो उसको हिसाब किताब लगाने में दिक्कत होने लगा, तो 1 साल के लिए एक स्पेशल दे दिया था, है ना। अपना रिपोर्ट जो है 2020-21 के लिए अलग से दिया गया 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही, और 21 से 26 के लिए फुल रिपोर्ट आया है ना। तो फुल एंड फाइनल रिपोर्ट 2021 से 26 के लिए लागू है, 9 दिसंबर को आया था। इसमें एक चेंज किया गया, पहले जो है 42% देना पड़ता था राज्य सरकार को टैक्स का हिस्सा, अब 41% ही देना है। 1% कम क्यों? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो यूनियन टेरिटरी बन जाने से उसका पूरा भार केंद्र पे आ गया है। ठीक है, तो 42% से घटा करके 41% कर दिया गया है राज्य का शेयर टोटल टैक्स में। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आगे जो पार्ट B है इसका वीडियो कल आएगा, है ना, नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।